हाँ भाई, सुनाई दे रहे हैं हम आपको? नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप है मेरे साथ में आज एक और नया चैप्टर पढ़ने के लिए जिसका नाम है खनिज। ठीक है, कुछ टेक्निकल ग्लिच था, अब रिजॉल्व हो गया है, हम आपके सामने प्रकट हो चुके हैं। ठीक है, क्लास तो लाइव हो गई थी लेकिन अब वो क्या है कि वॉइस में दिक्कत आ रही थी, तो अब वो रिजॉल्व हो चुकी है और मैं आपको सुनाई भी दे गया हूं। ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग ललित, वैभव, गौरव, शुभम, कुंदन, रुचि, खुशी, नित्य, राणा, निशांत, सोनू, संदीप, सभी साथियों को वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ जी, ऑल गुड, ऑल वेल। हाँ जी, एक बार के लिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, कल पॉलिटी की क्लास में प्रेजेंट थे रात को? कैसा रहा अनुभव? कुछ नया टेस्ट इतने दिनों बाद, ज्योग्राफी के बाद पॉलिटी के अंदर जाने पर कुछ नया टेस्ट की फीलिंग आई, कुछ नया एहसास मिला? कोई नया एहसास, कोई नई चीज अगर मिली हो तो बताएं। हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग अमर, सम्राट, राहुल, ब्रिज, ललित, हिमांशु, अंजनी, सभी साथियों को वेरी गुड मॉर्निंग। सब्जेक्ट चेंज हुआ ना? सुपर, ऑसम। क्योंकि इतने दिन से अपन मोनोटोनस ज्योग्राफी 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 चल रही थी ना, तो एक नया सब्जेक्ट एंट्री हो गया, पॉलिटी। अब जैसे पॉलिटी थोड़ा स्विंग में आएगी, फिर हम ऊपर की तरफ इकोनॉमी शुरू कर देंगे, जैसे ज्योग्राफी खत्म होगी इधर इकोनॉमी शुरू हो जाएगी। तो एक साथ आपका 3 सब्जेक्ट पूरा होगा, तो उसका जो मतलब लेवल है ना, वो नेक्स्ट लेवल होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब इधर आपका इकोनॉमी तो पैरेलली खत्म हो ही जाएगा, ऊपर की तरफ से मतलब नीचे की तरफ जब अपन पढ़ते चल रहे हैं शाम को, पॉलिटी खत्म हो जाएगा, ज्योग्राफी ऑलरेडी हो ही चुका है। मतलब आप एकदम ऐसे हो जाएंगे, एकदम रॉकेट सिंह हो जाएंगे आप लोग। स्कूल जैसी फीलिंग आ रही थी ना? अच्छा, अब मैं आपको एक खुशी और दूं। मैं रोजाना आप लोगों को खुशी दे रहा हूं और आप ही लोगों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये संवाद तो केवल आप ही से करना था, तो इसलिए ये वाली खुशी भी मैं आपको ही साझा कर देता हूं, डायरेक्ट खुशी दे देता हूं मैं आपको। आप सबने जो हमारे प्रिंटेड मटेरियल नोट्स हैं उनके बारे में बड़ी जिज्ञासा व्यक्त की थी, और सबसे ज्यादा जिज्ञासा इस बात की थी आप लोगों के अंदर, क्यूरोसिटी इस बात की थी कि सर हमें हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे क्या? हैंड रिटन नोट्स में आपकी जो जरूरत थी वो थी कि सर हमें ज्योग्राफी मिल जाएगी क्या, क्योंकि हमने अभी फिलहाल वो पढ़ी है ना? तो आप लोगों की ज्योग्राफी को ध्यान में रखते हुए मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए, जो मेरा अपना बच्चा जो है ना उसके लिए, क्योंकि उनको तो हर टीचर, इतने सारे टीचर मिलके पढ़ा रहे हैं, मेरा जो अपना है ना, अपना सिस्टम, अपने भाई बहन वाला, उनके लिए डेडिकेटेडली नोट्स खुलवा दिए हैं ज्योग्राफी के। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स हिंदी में। ठीक है, बाकी यहां पर जो पढ़ाया गया है ना, एज इट इज वही चीज हैंड रिटन में है। मैंने आपको हालांकि पहले नहीं बोला था, ये पूरा आरएएस का मटेरियल है जो मैंने आपको पढ़ाया है, डे 1 से लेकर अब तक, डे 1 से लेकर के। मतलब अगर आप इस ज्योग्राफी को पढ़ करके आरएएस परीक्षा में बैठ जाएंगे तो आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा, यह मैं आश्वस्त करता हूं। इसलिए आपने कई बार देखा भी होगा कि मैं कई बार आपको बोल रहा होता हूं कि आरएएस में आएगा, आरएएस में ऐसा होता है, आरएएस में वैसा होता है, तो वो इसीलिए बोला जाता है। ठीक है, क्लियर है? मानसी पूछे चारों सब्जेक्ट वाइज प्रोवाइड करा दीजिए। बेटा अभी है ना, मतलब हम विचार कर रहे हैं इस विषय के ऊपर, चारों सब्जेक्ट वाइज प्रोवाइड कराने के लिए। जैसे अभी इंडियन पॉलिटी शुरू होगी, असल में क्या है कि अगर मैंने वो प्रोवाइड करा दिया ना, तो फिर हमारा जो कंपाउंड है ना, वो पूरा जो बनाया है बच्चों के लिए पूरा सेट, वो गड़बड़ा जाएगा, है ना? तो आप लोगों के बैच के लिए अलग से व्यवस्था, क्योंकि ज्योग्राफी इतने दिलो जान से आपने पढ़ी है, बहुत सारे लोगों की अलग अलग लेवल पर अलग अलग डिमांड रही है, तो वो क्या है ना, जो अपना हैंड रिटन नोट्स वाला ऑप्शन है उसी के अंदर हमने वो ऑप्शन ज्योग्राफी का अलग से डलवा दिया है। आप वहां से उसे ऑर्डर कर सकते हैं, ऑर्डर फिनिश होते ही आपके घर तक पहुंच जाएगा। ठीक है, क्लियर? हमारे पास में आपकी जानकारी मिल गई है। ठीक है, अभिषेक थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप सभी को। हाँ जी, रुचि
बेटा आंसर राइटिंग क्योंकि ये सोच करके मैंने कराई नहीं थी कि आप आरएएस का एग्जाम देंगे, मतलब इस एग्जाम के अंदर वहां जो बैच चलेगा ना नटराज वाला, उसमें हम आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस करवाएंगे आपको साथ साथ, उसकी आप चिंता ना करें, ठीक है। चलें अब आगे बढ़े। हाँ जी, और मोस्ट प्रोबेबली इकोनॉमी जो है वो हम लोग मंडे से शुरू कर देंगे, कोशिश हमारी यही है ना। तो जो मतलब जिन बच्चों ने नए सब्जेक्ट से एंट्री ली है उनको तो इकोनॉमी से शुरू करना है, क्योंकि उनके लिए तो ज्योग्राफी वो बीच में आके पहुंचे हैं, तो उनके लिए मंडे से हम क्लासेस शुरू कर देंगे, है ना। तो ये हमारा ये वाला वीक एक्स्ट्रा क्यों खींचा, क्योंकि हमने 7 दिन जो बीमारी के समय क्लासेस ऑफ रखी थी, प्लानिंग के अकॉर्डिंग सब चल रहा था, लेकिन जब 7 दिन बीच में बीमारी आ गई तो आप कुछ कर नहीं सकते, इसलिए ये 7 दिन एडिशनल हो गए। लेकिन मैंने आपको इसका एक एडवांटेज एडिशनल ये दे दिया है कि अब आपको इंडियन पॉलिटी तो चालू हो ही गई है और ऊपर से मैं इकोनॉमी भी शुरू कर दूंगा। तो आइए इसी के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टाइटल है दैट इज खनिज, मिनरल्स। मेरे प्यारे साथियों, जो भी मेरे पुराने साथी जुड़े हुए हैं लंबे समय से, उन्हें यह ज्ञात होगा कि आप सब साथियों के लिए हमने अब तक जितने भी दिन इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाई है, मतलब मैं अपने विश्वास के साथ यह कह सकता हूं कि मैंने आप लोगों को बहुत ही डेप्थ में जाकर ज्योग्राफी पढ़ाई है। डेप्थ से मतलब एग्जाम ओरिएंटेड होकर के, जैसे डे 1 से हिमालय क्या है, चट्टान क्या है, चट्टान मतलब उसके अलावा माइंस क्या है, वो प्लेट्यूज क्या है, प्लेट्यूज के साथ साथ फिर किस प्रकार से कल जो हमने पढ़ा था कि चट्टानें क्या कैसे बनती हैं, रिवराइन सिस्टम कैसे है ना, फ्लड प्लेन्स कैसे बनते हैं, ये सब चीजें हमने बहुत अच्छे से पढ़ी हैं। जब हमने वो पढ़ी हैं और मैंने बार बार आपसे कहा था कि आने वाले समय पर जब हम मिनरल्स पढ़ने पहुंचेंगे तो मिनरल्स में एज सच समझाने का कुछ नहीं रहेगा, केवल इस बात के कि मिनरल ये वाला यहीं क्यों पाया जाता है। केवल एक यही सवाल बचा रहेगा कि ये मिनरल ये वाला यहीं पर क्यों पाया जाता है, इसके अलावा तो कोई और सवाल बचेगा ही नहीं। मिनरल वाले चैप्टर में मैक्सिमम चीजें आपको याद करने की होती हैं। हाँ, अब ये जिम्मेदारी भी अगर आप मुझ पर दे दें कि आप पहले याद करो और फिर हमें याद कराओ तो वो बात दूसरी है। अदरवाइज मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि इस चैप्टर पर थोड़ी सी मेहनत अपने लेवल पर एक्स्ट्रा करिएगा। क्या मेहनत करनी है मैं बता देता हूं। इस चैप्टर के अंदर जितने भी मिनरल्स हैं ना, उन मिनरल्स के लिए जो भी जगह हम आपको बताएं कि ये लोहा इस जगह मिलता है, मैंगनीज इस जगह मिलता है, अभ्रक इस जगह मिलता है, लोहे को इस तरह से कहते हैं, उन चीजों को याद करते समय आप अपनी कोई ट्रिक बना लेना, है ना, जिसको न्यूमोनिक्स कहते हैं। अपनी सहूलियत के हिसाब से शुरुआती शब्दों को जोड़कर आपके मनोरंजन के लिए जो ध्यान रहे वैसा बना लेना। संभवतया 10 बड़े खनिज आपको याद करने हैं तो 10 के लिए 10 गाने बना लेना, तो चैप्टर वैसे ही आप जब जब रिवाइज करने बैठेंगे वो स्वतः ही खत्म हो जाएगा, है ना। तो उम्मीद है कि आप सभी साथी इस बात के लिए। सर ज्योग्राफी के नोट्स मैं ले सकता हूं क्या, यूपी का स्टूडेंट हो? अंकेश, वो इंडियन ज्योग्राफी है, कोई भी ले सकता है। हाँ जी, शिवानी लिख रही है आपने मेरी प्रॉब्लम नहीं सुनी। सर बेटा इंडिविजुअल तो मैं किसी की प्रॉब्लम नहीं सुनता, लेकिन हाँ आप बताएंगी और ध्यान मेरा चला गया तो मैं जरूर सुन लूंगा। मानसी लिख रही है पहली बार इतना अच्छे से ज्योग्राफी समझ में आया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू। विक्की, सर इसमें जो क्वालिटी है ना वो 720 से ऊपर नहीं जाती है। हाँ बेटा, वो हमने कर रखी है वो सेटिंग, क्योंकि उससे ऊपर का ज्यादा वीडियो दे देते हैं ना तो फिर वो आपके हैंग करने लगता है, कईयों के फिर वीडियो बफर होने लगता है, तमाम परेशानियां हैं, है ना। चलिए, इंग्लिश नोट्स आएगा क्या? इंग्लिश नोट्स के लिए बेटा अभी हम कह इसलिए नहीं सकते क्योंकि अभी हमारा ये वाला जो नोट्स है ना, इसको ही अब थोड़ा सा संकीर्ण करके लिखना है हमें। पेमेंट हो गया है, इनवॉइस नहीं मिल रहा है। इनवॉइस मैं आज डिलीवर करवा दूंगा अगर संभव हुआ तो, ठीक है। अंजलि, आप सुनते नहीं है बेटा, इसलिए नहीं सुनता क्योंकि आप अकेली नहीं हो, यहां पर हजारों की संख्या में बच्चे लाइव हैं और कमेंट आपके सामने गति से निकल रहे हैं। एक एक की सुनने बैठ गया तो बेटा फिर तो मतलब इससे बेहतर तो ऑफलाइन ही होता जहां मैं 50 बच्चे लेके बैठता, है ना। तो मैं आपकी सुनवाई करने के लिए नहीं हूं, पढ़ाने के लिए हूं। चैप्टर पढ़ रहा हूं, इसमें अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। आपकी फरमाइशी संगीत की सब मेरा ये कैसे होगा, फलाना कैसे होगा, उसके लिए कॉल सेंटर खोल रखा है हमने, है ना। तो वो आप मुझसे एक्सपेक्ट ना करें, ठीक है। चलिए आइए, तो खनिज के केस में अगर हम बात करते हैं कि खनिज क्या होता है तो इसके बारे में एक बार जान लीजिए। खनिज है क्या, मतलब अयस्क क्या है, मिनरल क्या है, एक बार उसे समझते हैं। प्राकृतिक रूप से अपनी एक विशिष्ट रासायनिक संरचना के साथ पाई जाने वाली चीज खनिज है। ऐसे खनिज जिनसे वाणिज्यिक रूप से उपयोगी तरीके से धातु को प्राप्त किया जाता है उन्हें अयस्क कहा जाता है, यानी ओर कहा जाता है। सभी खनिज अयस्क नहीं होते, परंतु
सभी अयस्क खनिज होते हैं। मतलब मिनरल माइन से निकले वो मिनरल, और अयस्क ओर और मिनरल, इन दोनों में क्या अंतर है? तो ध्यान से सुनिएगा। मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस विद ए स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन ऑफ देयर ओन। उनका अपना एक स्पेसिफिक कंपोजिशन होता है। जैसे पानी का अपना एक कंपोजिशन है, हवा का अपना एक कंपोजिशन है, अमोनिया का अपना एक कंपोजिशन है, यानी NH3, H2O, H2SO4, ये सबके अपने अपने कंपोजिशन है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्राकृतिक रूप से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्राकृतिक रूप से मिलती है, आपको उसके लिए कोई फैक्ट्री नहीं लगानी पड़ती कि कार्बन डाइऑक्साइड बनाने की फैक्ट्री लगाओ, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 आपको एज इट इज मिलता है, जो शुगर है आपकी, ग्लूकोज जो है वो एज इट इज मिलता है। अब मिलता है तो उसको कोई आपने फैक्ट्री के तहत नहीं बनाया, यानी ये प्राकृतिक रूप से मिल रहे हैं और इनके अंदर अपना अपना केमिकल कंपोजिशन है। केमिकल कंपोजिशन मतलब इनके अंदर रासायनिक रूप से जो चीजें आकर मिली हैं वो उनका अपना नेचुरल तरीका है कि वो ऐसे ही रहती हैं। आपका मन करा कि सर मैं ग्लूकोज को बदलना चाहता हूं, C6H12O6 को बदलना चाहता हूं। मैंने क्या चाहते हो? सर इसको थोड़ा सा घटा दो, इसको थोड़ा सा बढ़ा दो, इसको थोड़ा सा और कटा दो, मैं ऐसा करना चाहता हूं। मैंने कहा बेटा आपके चाहने से ये नहीं बनता है, प्रकृति ने खुद से सेट कर रखा है कि उसे कैसे रहना है। जैसे आपको लगा कि अंकित अवस्थी इस फॉर्मेट में आपको पसंद नहीं है, तो बोले क्या करें? बोले इसका एक हाथ यहां से निकालो, उसे यहां लगा दो, इसके दोनों हाथ एक तरफ होने चाहिए क्योंकि एक हाथ से दिक्कत करता है। इसकी दोनों आंखें है ना, उनमें से एक आंख आगे लगा दो, एक पीछे लगा दो, ठीक है। इससे क्या होगा? वो चौदर्शी हो जाएगा, सब तरफ देख लेगा। अच्छा, इसके नाक के दो थन है, उनको दोनों तरफ ऊपर नीचे लगा दो। कान है ना, इनको आगे पीछे कर दो। आपके हिसाब से नहीं चलता ना, प्रकृति ने जिस तरह से डिजाइन किया है वो मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं। ऐसे ही खनिज के साथ है। खनिज में जो कंपोजिशन मिल रहा है वो नेचुरली मिल रहा है। आपको अगर कुछ करना है तो वो आप केमिकल लेबोरेटरी में जाके कर सकते हैं। इसीलिए जो चीज प्राकृतिक रूप से मिल रही है दैट इज मिनरल, और इसीलिए कहते हैं मिनरल माइन से मिलते हैं, यानी खान से मिलते हैं, जहां से पहाड़ों को खोदकर, जमीनों को खोदकर गहरे गड्ढों से निकाला जाता है, वहां से मिलते हैं, ठीक है। अब सवाल बना फिर धातु क्या है? धातु क्या है अब वो समझिए। और मेटल, हालांकि साइंस में इसकी प्रॉपर परिभाषा है कि मेटल किन्हें कहा गया है, जिनके पास में मुक्त इलेक्ट्रॉन मिलता हो वो मेटल है। लेकिन आप और हम क्या समझते हैं कि लोहा मेटल है, चांदी मेटल है, हम इन चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए कोई नहीं, आप अपनी बोलचाल की भाषा में इनमें से जिनको भी समझते हैं, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, लोहा, क्रोमियम, ये सब, इनमें भी वो चीजें जो कमर्शियल रूप से इंपॉर्टेंट हैं। कमर्शियल रूप से इंपॉर्टेंट है मतलब जिनको आप बाजार में एक मोल भाव कर सकते हो। आज आपके पास में मान लीजिए कि पैसा खत्म हुआ, आप एक बाल्टी में भर करके अपने घर के बाहर की मिट्टी को लेकर चले गए दुकानदार के पास कि भैया सुनिए जरा, इस मिट्टी को ले लो और मुझे इतना सामान दे दो। दुकानदार कहेगा पागल हो क्या, इस मिट्टी का क्या करूंगा मैं, इसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, ये तो मेरे आगे पड़ी है। लेकिन आपने क्या किया? आप घर आए, आपने 1 किलो उठाया और लोहा भर लिया और उठाकर बाल्टी में ही लेकर उसके सामने, भैया जरा पकड़ो 1 किलो लोहा है ये, और मुझे सुनो यार वो 10 रुपए वाला जो पीस सामने आपके वो जो लेज कुरकुरे का पैकेट रखा है वो दे दो मुझे आप। दुकानदार कहेगा कि होगा 15-20 रुपए का। हालांकि हमारे यहाँ बार्टर सिस्टम नहीं चलता है, लेकिन फिर भी ठीक है, आपके पास हो सकता है कोई अर्जेंसी हो, इसलिए बार्टर सिस्टम के तहत मैं आपका ये सामान ले लेता हूं, लाओ दे दो फटाफट। कर लिया, एक्सचेंज हो गया। पहले तो ऐसे ही हुआ करता था, जब तक करेंसी नहीं थी उससे पहले बार्टर, इसको बार्टर सिस्टम बोलते हैं। बार्टर सिस्टम का मतलब वस्तु विनिमय के आधार पर व्यापार करना, ठीक है। मेरा कंसर्न क्या है आपको बताना कि इसकी कमर्शियल वैल्यू है। कमर्शियल वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू है। जिनकी मार्केट वैल्यू होती है वो और कहलाते हैं, मतलब मिनरल्स ही हैं, वो निकलेंगे वो भी खान से, निकलेंगे वो भी खनिज से, लेकिन उनकी वैल्यू है। वैल्यू है तो वो वही मिनरल और कहलाने लगे। तो और मिनरल में कोई फर्क नहीं है। डिफरेंस क्या है? केवल इतना सा फर्क है कि जो और है वो अपनी कमर्शियल वैल्यू रखता है। मिनरल्स सभी कमर्शियल वैल्यू रखें जरूरी नहीं है, लेकिन और सभी कमर्शियल वैल्यू रखेंगे ये मोर देन श्योर है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में सभी अयस्क खनिज होते हैं। पहले ये बात बताओ समझ में आई या नहीं आई, एक बार थम्स अप करके बताइए।
बिल्कुल नाजिया खातून, बिल्कुल। खानम खानम वस्तु विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम कहलाता है वो, है ना। दिलीप थैंक यू सो मच। एक बार थम्स अप करिए, आपको ये बात क्लियर हुई? सर बताने का टाइम हो तो बता देना 4500 में कौन कौन से नोट्स मिलते हैं। अरे सुशीला 17 सब्जेक्ट लिखे हुए हैं इसमें, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, सब तो हम हर दिन प्रचार में बताता हूं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सब कुछ है उसमें। मतलब वंस लाइफ में अगर कभी भी आप मेंस के क्वेश्चन को भी ना भी पढ़ें तो जो भी बाकी है ना वो भी बहुत अच्छा है। तो उसमें कितनी बार तो विज्ञापन कर दिया उसका हमने। ठीक है, क्लियर हो गए? चले आगे बढ़े। अच्छा, तो ये एक छोटी सी पॉइंट था जो आपने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब भारत के अंदर हम इन जनरल तो मिनरल्स की बात कर रहे हैं। अब एक बड़ी बात यह है कि जरूरी नहीं है कि जिसकी वाणिज्यिक वैल्यू आज नहीं है वो कल भी नहीं होगी। उदाहरण के लिए इंसान को कभी थोड़ी पता था कि एक दिन मिट्टी के अंदर मिलने वाला यूरेनियम इतना काम का हो जाएगा, है? किसी को यह थोड़ी पता था कि थोरियम के लिए चीन अफगानिस्तान से दोस्ती कर लेगा। ये यूं ही पड़े थे, कोई ध्यान ही नहीं देता था, है? आज केरल है, केरल के तट पर जो पाई जाने वाली मिट्टी है उसे मोनाजाइट कहा जाता है। उसमें थोरियम के भंडार पाए जाते हैं। अब थोरियम के भंडार पाए जाते हैं, आज तो उसकी कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है, लेकिन जिस दिन किसी को थोरियम से बिजली पैदा करना आ गया रेडियो एक्टिव पदार्थों की तरह, उस दिन तो वो बहुत कीमती हो जाएगी, है? राजस्थान के अंदर पहाड़ी पहाड़ थे, किसी को नहीं पता था कि इन पहाड़ों के अंदर ये जो मार्बल है, जो चिकना पत्थर है, ये इतना वैल्यूएबल हो जाएगा कि दुनिया में एक्सपोर्ट होगा। किसी के लिए वो वैल्यूलेस थे। बाद में जब पता चला यार ये तो बहुत काम की चीज है, घर मकानों में काम आती है, महलों में काम आती है, वैल्यू बढ़ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि मिनरल से ओर का जो पहुंचने का क्रम है ना, उसमें फिर वैज्ञानिकों ने समझदारी दिखाई और कहा कि देखो अगर वो मेटेलिक है, अगर उसके अंदर मेटल है, हम पहले से ही उसे ओर मानकर चलेंगे। मिनरल में जो भी खान से मिल रहा है, खोदने से मिल रहा है, वो सब मिनरल है। लेकिन जिसमें मेटल है, अब जैसे संगमरमर में मेटल नहीं है, मिट्टी में मेटल नहीं है, तो बोले इन्हें हम मिनरल कह लेंगे, लेकिन हम इसको ओर और मिनरल को कंफ्यूजन में नहीं रखेंगे, पता चले कब किसकी वैल्यू बढ़ गई। तो चलिए इस बात के ऊपर आगे लड़ाइयां नहीं होंगी। भारत एक मिनरल रिच कंट्री है। मिनरल रिच कंट्री क्यों है भाई? क्योंकि भारत में इतने प्रकार की चट्टानें हैं। कल मैंने आपको पढ़ाई धारवाड़ क्रम की, आर्कियन क्रम की, कुड़प्पा क्रम की, विंध्या क्रम की, कितने तरह की चट्टानें पढ़ाई। उन रॉक्स के अंदर तरह तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं। इसलिए इस प्रकार से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। भारत महत्वपूर्ण है और ऐसी स्थिति में भारत के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखी गई वो क्या है कि अगर किसी के पास लैंड हो, अब जैसे मान लो कि मैं फिलहाल जयपुर में खड़ा हूं और मुझे लगा कि मुझे लोहे की जरूरत है, लोहे की जरूरत है, मैंने मशीन बुलाई और मैंने मशीन वाले से कहा कि सुनो मेरे घर के आगे ड्रिलिंग करो, जमीन में से मुझे लोहा निकाल के दे दो। उसने कहा पागल हो क्या, यहां लोहा नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता? मैंने तो सर ने पढ़ाया था, मेरे को तो मैंने पढ़ा था जमीन के अंदर गड्ढा खोदने पे लोहा है। अरे महाराज वो सब जगह नहीं है, कहीं कहीं है। मैंने कहा कहीं कहीं है मतलब? बताया नहीं था आपको, छोटा नागपुर के पहाड़ में है, बाबा बुदान हिल्स में है, यानी कि ये सब तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। यानी माइंस के अंदर जो पाए जाने वाले मिनरल्स हैं वो इक्वली सब जगह डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है कि इस जमीन में लोहा मिल गया यहां भी मिल जाएगा, यहां भी, ऐसे नहीं है। यानी हमारे यहां खनिज तो हैं, लेकिन उनका वितरण कैसा है? उनका वितरण असमान है, मतलब अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है। अच्छा, हमने आपको पहले भी जब प्लेट्यूज पढ़ाए थे तब बताया था कि सबसे अधिक खनिज यानी मिनरल्स भारत का जो पठारी भाग है, पठारी बोले तो प्लेट्यू वाला जो क्षेत्र है वहां पाया जाता है। और इसका उदाहरण मैंने आपको जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाई थी तब भी दिया था। अगर याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि जैसे कैनेडियन शील्ड है तो वहां पर गजब तरीके से, क्योंकि वो पठारी भाग है तो उसके अंदर गजब तरीके से मिनरल पाए जाते हैं। ऐसे ब्राजीलियन शील्ड है, गजब मिनरल्स पाए जाते हैं। ऐसे ही जहां जहां पठारी क्षेत्र है वहां पर पठारी क्षेत्र के अंदर खनिज पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय पठार के दोनों ओर असम और गुजरात की अवसादी चट्टानें स्थित हैं जहां पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। हां भाई याद करिए, कल जब हमने आप लोगों को चीजें पढ़ाई थी तब एक चीज कही थी, याद करिए
मैंने कल ही आपको बताया था और कहा था कौन सी चट्टानें ऐसी हैं। 3 प्रकार की चट्टानें प्रमुखता से पढ़ाई थी। आग्नेय जिसे अवसादी कहते हैं, मेटामॉर्फिक जिसे कायांतरित कहते हैं, अवसादी जिसे सेडिमेंट्री कहते हैं। जरा बताइए, कल मैंने पढ़ाया था कि कौन सी चट्टानों के अंदर फॉसिल पाया जाता है। याद आ रहा है कुछ? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए। यूपीपीसीएस इस साल नहीं आएगा सौरभ, लाएंगे भैया लाएंगे। अभी थोड़ा सा महीने भर का समय और दे दो, हम एक बार ये नोट्स वगैरह की हेडेक से दूर हो जाएं, फिर यूपीपीसीएस भी लाएंगे, है ना। ये पहाड़ जैसा जो काम ले रखा है ना, दिमाग भन्ना जाता है रात तक सोते सोते। दिलीप पढ़ लिया भैया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलिए, मेरे को जो क्वेश्चन पूछा उसका जवाब दीजिए। पहले मैंने क्वेश्चन पूछा है कि बताइए, कल मैंने पढ़ाया था फॉसिल किस में पाए जाते हैं। फॉसिल सेडिमेंट्री रॉक में पाए जाते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक में पाए जाते हैं। बताइए, सेडिमेंट्री रॉक में पाए जाते हैं। आ गई बात समझ में? सेडिमेंट्री रॉक में फॉसिल पाए जाते हैं। तो कल मैंने एक बात और बोली थी, जब सेडिमेंट्री रॉक में फॉसिल पाए जाते हैं, इसका मतलब हम क्या निकालें कि वहीं से कोयला निकलेगा और वहीं से तेल निकलेगा। कुछ याद आ रहा है? कल पढ़ाया था, अवसादी पढ़ाया था, डन हो गया। एग्जैक्टली जब ये चीज हम जान चुके हैं, ऐसी स्थिति में यहां पर क्या पॉइंट निकल कर आया, जरा पढ़ लीजिएगा। इंडिया के अंदर असम और गुजरात की अवसादी चट्टानें, अवसादी बोले तो कहा गया सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। बोलो, ये समझने में कोई रॉकेट साइंस लगा क्या? कितनी आसान सी बात है। ठीक है, ये भारत का अपना मैप रहा। वर्तमान भारत के नक्शे को अगर हम ध्यान से देखें, जिसमें तेलंगाना भी है, जम्मू कश्मीर भी है, लद्दाख भी, यानी कि अब तक का सबसे ज्यादा अपडेटेड मैप है ये। 2022 का मैप है, जिसमें एक एक चीज बढ़िया तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाई है। आपको क्या ध्यान करना है? देखिए, जो पढ़े लिखे बालक हैं, क्योंकि ये सारा कंटेंट तो हम एज इट इज आपको अपलोड कर देंगे, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में से जब ये कंटेंट अपलोड हो जाए वहां से इसे देख लेना। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हम क्या ध्यान से देख सकते हैं। इस पूरे मैप को देखने में आप कम से कम 6 घंटे की मेहनत लगा सकते हैं, 6 आवर्स। आप पूछेंगे कैसे? मैंने कहा यार देखो, केवल इतना सा मैप आपके पास हो तो आप कितनी सारी चीजें तैयार कर सकते हैं मैप को देख करके। बोले बताओ सर। मैंने कहा देखो, यहां पर सबसे पहले एक निशान बना हुआ है, लाइम स्टोन, लेड, कॉपर, बॉक्साइट, आयरन, मैग्नीज, गोल्ड, माइका, डोलोमाइट, एस्बेस्टस, जिप्सम, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल, बने हुए निशान। इन निशानों को खोजना है और एक एक करके टेबल पर देखते चलना है। जैसे अब ये स्टार जैसा लगा हुआ है, स्टार कहां लगा हुआ है? राजस्थान में लगा हुआ है, लेड का। ये स्टार लेड और जिंक का है। ये देखो लेड और जिंक, ये देखो लेड और जिंक, ये देखो लेड और जिंक। आप में से कुछ लोग कहेंगे सर हर स्टेट में लगा रखा है। ऐसा नहीं है, हर स्टेट में नहीं है, स्टेट की कुछ खास जगहों पर है, वो भी हम पढ़ाएंगे। कहीं ज्यादा तो कहीं कम है। देखिए ये स्टार लगा हुआ, ये स्टार लगा हुआ, ये स्टार लगा हुआ। सर सब जगह तो लगा रखा है, क्या मतलब है इसका? हर जगह तो लगा रखा है। मैंने कहा फिर भी पूरे की पूरे नक्शे में नहीं है। अगर मैंने स्टार भी काउंट किया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जगह पर लगा हुआ है। एक आध जगह छूट गई हो तो 12 जगह पकड़ लो, है ना। 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी में से अगर कहीं लगा हुआ है तो ये काम का है। ठीक है, क्लियर है? आपको बात समझ में आ रही है? तो ये सारा नक्शा हम बार बार इसे देख करके लौट के काम में आएंगे। आप क्या कर सकते हैं, एक टाइटल लिखा, उसमें से सारे एग्जाम्पल लिख लिए कि भाई ये यहां पाया जाता है, ये यहां पाया जाता है। लेकिन मैंने आपके लिए ये काम और सुविधाजनक तरीके से कर दिया है। कैसे? क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स बताकर। क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स? आइए देखते हैं। अब मिनरल्स को 3 भागों में बांटा गया है। किन किन भागों में? एक मिनरल वो जो कि धात्विक है, जिसमें धातु की मात्रा पाई जाती है। दूसरा मिनरल वो जिसमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है, यानी अधात्विक। और तीसरा मिनरल वो जिसमें ऊर्जा पाई जाती है, यानी एनर्जी पाई जाती है। ठीक है, बात करते हैं मेटेलिक की। मेटल बोले तो धात्विक। धात्विक क्या है? वे जिनमें आयरन का कंटेंट पाया जाता हो। फेरस, वे जिनमें नॉन फेरस कंटेंट पाया जाता हो, यानी अलोह, लोहा नहीं है लेकिन लोहे के अलावा चीजें हैं। और वे जिनमें प्रीशियस पदार्थ पाए जाते हो, मूल्यवान पदार्थ पाए जाते हो। यानी मेटल भी 3 प्रकार की हो गई। कौन कौन सी? एक तो वो मेटल जो कि लौह युक्त है, लोहे युक्त है। एक वो मेटल जो अलोह है, यानी कि लोहा नहीं है और कीमती भी नहीं है। और तीसरी
जो कि अत्यधिक कीमती है, महत्वपूर्ण है, कीमती है, उसे हमने इधर रख दिया। 3 प्रकार से हमने मेटेलिक को डिवाइड कर दिया। बात करते हैं लोहे वाले की। तो लोहे वाले में सबसे पहले आता है फेरस, कंटेनिंग आयरन, जिसमें आयरन हो। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर आयरन तो केवल आयरन में ही तो होगा, बाकी में कहां से आ जाएगा? मैग्नीज में कहां से आ जाएगा? निकल में कहां से आ जाएगा? कोबाल्ट में कहां से आ जाएगा? मैंने कहा बात तो सही पूछ रहे हो आप। कोबाल्ट का फॉर्मूला CO होता है, मैग्नीज का Mn होता है, निकल का Na होता है, इनमें आयरन कहां है? इतनी तो साइंस हम भी जानते हैं सर, 10th तक साइंस तो पढ़ी है हमने, अगर बाद में आप नहीं भी माने तो ठीक है। अच्छा, तो ऐसी स्थिति के अंदर अब बड़ा सवाल क्या निकल कर आता है कि भाई मैग्नीज है, कोबाल्ट है, निकल है, अगर ये सब चीजें हैं तो इसे फिर लौह क्यों बोला? और इनमें कौन से कीड़े लगे थे कि कॉपर, लेड, टिन, बॉक्साइट, इनको भी आप लौह बोल देते? अब जरा समझ लीजिए, अब क्या होता है ना, ये जब आयरन जिस फॉर्म में बाहर निकलकर आता है, किस फॉर्म में निकलकर आता है? आयरन को आप फॉर्मूले में इस तरह से जानते हैं, लेकिन आयरन निकलकर आता है मैग्नेटाइट फॉर्म में, हेमेटाइट फॉर्म में, लिमोनाइट फॉर्म में और सिडेराइट फॉर्म में। तो इनके अपने अपने कुछ रासायनिक फॉर्मूले होते हैं। जो इनके रासायनिक फॉर्मूले होते हैं, उदाहरण के लिए जब हमने लिखा मैग्नेटाइट, लोहे का अयस्क है मैग्नेटाइट, उसमें 70% से अधिक लोहा है, लोहांश है, मतलब लोहे का अंश है। तो बाकी 30% क्या है? उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ रहा होगा। जैसे हेमेटाइट है, 60% लोहे का अंश है, बाकी 40% क्या है? तो यहां पर लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें तो देखो 60% ये हो गया, इसके बाद में सिलिका है, चूना है, ऑक्साइड की अशुद्धियां हैं, ये सब पाई जाती हैं। ऐसे ही लिमोनाइट है, 40 से 50% लोहे की मात्रा है, संभवतया और क्या है? सिलिका है, चूना है, ऑक्साइड है। सिडराइट है, 40% लोहा है। इसका मतलब जिन जगहों पर लोहा पाया जाता है वहां इसका मतलब यह नहीं है कि पूरा पूरा एक ही बार में गड्ढा खोदा और लोहा मिल गया, और भाई साहब देखो कितना सारा लोहा है, ले भाई गाड़ी में डाल और ले चल। नहीं, लोहा ऐसे नहीं मिलता है, पत्थर के रूप में मिलता है, लेकिन उस पत्थर में अधिकांश मात्रा लोहे की होती है। पत्थर के अंदर एक पत्थर मिला जिसका 70% हिस्सा लोहा है, तो वो मैग्नेटाइट प्रकार का ओर है। तो सर बाकी 30% का क्या करें? शुद्धिकरण करिए। शुद्धिकरण? हमने कहा जी हां, परिष्करण करिए। इसका क्या करें? हमने कहा गलाओ, पिघलाओ, जो करना है करो, लेकिन इसके अंदर से गंदगी बाहर निकालो। गंदगी कौन सी? अरे जो बाकी बची हुई अशुद्धियां हैं वो बाहर निकालो, और जो स्वच्छ बचा हुआ लोहा है उसे साइड में कर लो। ओके, मतलब यह हुआ कि मैग्नेटाइट वाला जो है इसे सेपरेट किया जा सकता है। बिल्कुल, क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? ऐसे ही हेमेटाइट की अगर हम बात करें तो इसका मतलब 40% जो कचरा है उसे अलग किया जाए, तब जाकर इसके लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगानी पड़ती हैं। जैसे तेल को साफ करने के लिए रिफाइनरी लगानी पड़ती है, ऐसे इनको भी साफ करने के लिए स्टील प्लांट लगाने पड़ते हैं। अच्छा, तो सर लेकिन हमारा सवाल तो वहीं अटक गया। हमने कहा कहां अटक गया? सर हमने तो यहीं पर पूछा था आपसे, ये जो लिखा हुआ है मैग्नीज, कोबाल्ट, निकल, इनमें कहां आ गया आयरन? मैंने कहा प्रभु, इनमें जब आप मैग्नीज को गड्ढे से बाहर निकालने जाएंगे ना, तो उस गड्ढे में जो पत्थर मिल रहा है, उस पत्थर में केवल मैग्नीज ही नहीं मिल रहा, उस मैग्नीज के अलावा लोहा भी पड़ा हुआ मिल रहा है। क्या मेरी बात समझ रहे हो? लेकिन उस मैग्नीज में लोहे की मात्रा संभवतया 2% हो सकती है, 5% हो सकती। सर आपको कैसे पता? मिलेगा ही मिलेगा। मैंने कहा भैया Mn का यानी मैग्नीज का और आयरन की बॉन्डिंग गजब की है, निकल की और आयरन की बॉन्डिंग गजब की है, इसलिए ये एक साथ मिलते हैं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? बोले ओके, तो इसका मतलब आप कहना चाह रहे हैं कॉपर की और आयरन की बॉन्डिंग नहीं है? मैंने कहा नहीं है। इसका मतलब आप कहना चाह रहे हैं लेड की, टिन की, बॉक्साइट की, इनकी बॉन्डिंग नहीं है? मैंने कहा बिल्कुल नहीं है। बॉन्डिंग जिनमें है उनको जरा एक बार देख लीजिए। आपने यहां कोबाल्ट देखा, या मैग्नीज देखा, या निकल देखा, आपको पता है इन चारों चीजों को मिला दो,
आयरन, मैग्नीज, कोबाल्ट, निकल, और इन चारों को भट्टी से पिघलाकर एक साथ निकाल लो। जो अपने घर के अंदर स्टेनलेस स्टील का बर्तन होता है वो असल में यही तो होता है, इन चारों का मिक्सचर ही तो होता है। समझ पा रहे हो आप? लोहे के बर्तन अलग प्रकार के दिखते हैं और अपने घर के अंदर जो चमकदार स्टील के बर्तन होते हैं वो स्टील क्या है? वो स्टील इन्हीं का तो मिक्सचर है। इन सब में थोड़ी थोड़ी मात्रा, मेजॉरिटी तो लोहा है, अन्य मात्रा में ये है क्योंकि ये लोहे के साथ अच्छी बॉन्डिंग बनाते हैं। आ गई बात समझ में? तो लोहा और लोहे के साथ जो अच्छी बॉन्डिंग बनाए वो तो हो गया फेरस, यानी कि लौह खनिज। आ गई बात समझ में? दूसरा, जो लोहे के साथ अच्छी बॉन्डिंग ना बनाए, जैसे कॉपर का जो बर्तन बना हुआ होता है, कॉपर का जो वायर होता है उसमें लोहा मिला ही नहीं सकते आप दोनों के अंदर। ये बिल्कुल वैसे हो गया जैसे तेल में पानी को मिलाना चैलेंज है। ऐसे ही कॉपर के साथ लोहा बॉन्डिंग करके आपका मेटलिक फॉर्म में नहीं आ सकता। ऐसे ही लेड, पारा, पारे में लोहा नहीं मिल सकता। ऐसे ही टिन शेड, जो टिन बनी हुई है उसके अंदर लोहा नहीं मिल सकता। ऐसे ही बॉक्साइट यानी एल्यूमिनियम, उसके साथ में लोहा नहीं मिल सकता। तो इन दोनों के फीचर अलग अलग हो गए, ठीक है ना? कभी भी एल्यूमिनियम के बने हुए सिक्के को जब आप उठाते हैं तो वो उठता क्यों नहीं? क्योंकि उसमें लौह तत्व मिसिंग है। तो उम्मीद है आपको ये छोटी सी बात समझ में आ रही हो। पूजा सर, आप इतने अच्छे से अपडेटेड हैं कि सब अच्छे से समझ में आता है। हाँ, क्योंकि मैं करंट पढ़ता रहता हूं ना तो चीजें रिलेट हो जाती हैं। हिमांशी सर, प्लीज प्रोवाइड अस नोट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। हिमांशी बेटा, अभी मैं कमिट नहीं कर सकता, 1 महीने वेट करना पड़ेगा, एटलीस्ट 1 महीना, क्योंकि अभी मेरे जो नोट्स बने हैं वो हिंदी में बनाने में मेरी जान निकल गई है। पहले इनको अपडेट होने दो, फिर इंग्लिश का लाऊंगा जरूर, ये मैं कह सकता हूं, जरूर लाऊंगा। फिर चाहे कोई बन ले चाहे नहीं ले, बनवाऊंगा, क्योंकि बच्चे मेरे पास इंग्लिश मीडियम के बहुत सारे हैं। तुरंत ही काम शुरू करूंगा। अभी वैकेंसी निकालनी है, मतलब मेरे विद्यार्थी जो मेरे साथ जुड़ना चाहेंगे उनके लिए। पॉलिटी क्लास को भी एनरोल कर दें, मैं भी एनरोल कर दें। मानी कर तो दिया, शाम को पॉलिटी की क्लास आपको दिखने लग गई है, ठीक है? विक्की, वंस इन ए लाइफ आपसे मिलना जरूर है, लव यू, गजब टीचिंग स्टाइल। धन्यवाद भैया। अगेन ये मैं नहीं हूं, कंटेंट अच्छा है, मुझे वही वाली बात है, ये वो वाली बात है। भगवान अच्छा है, भगवान की प्रशंसा करने वालों को लोग भगवान समझ लेते हैं। टीचर अच्छा नहीं है, कंटेंट अच्छा है। कंटेंट अच्छा होता है, हमारी परीक्षाएं पास होती हैं। कंटेंट को समझाने वाला हमें पसंद आ जाता है और टीचर महान लगने लगता है। अपन तो आप जैसे ही हैं, आपका बड़ा भाई हूं मैं। आप भी मेरी जगह जब खड़े होंगे, आप ऐसी मेहनत करेंगे कि समझाना है अच्छे से तो समझा पाएंगे, है ना? तो अपने ऊपर इस बर्डन को मत लेने दीजिए कि आप महान हैं या मैं महान हूं। कोई नहीं महान है, ठीक है? उम्मीद है आपको ये बात मेटेलिक की समझ में आ गई होगी, बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी। अब आती है बात गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। इनमें तो लोहे का लेना देना भी नहीं है ना? महंगे तो कितने हैं कि भाई साहब, लोग आजकल शादी ब्याह के अंदर प्लेटिनम की अंगूठी पहनाने लगे हैं, टाइटेनियम के औजार पाने देने लगे हैं। गोल्ड तो आजकल ऐसा हो गया कि पैसे वाले लोग गोल्ड के चम्मच से खाना खा रहे हैं। सिल्वर के बर्तन तो आजकल लोगों के, चांदी के बर्तन जो हैं वो आजकल सिंपल स्टील के बर्तनों के साथ रखा हुआ है, लेकिन महंगे हैं, प्रीशियस। तो उम्मीद है आपको मेटेलिक शब्द समझ में आ गया हो। अब चलते हैं नॉन मेटेलिक क्या है। नॉन मेटेलिक मतलब जिनमें मेटल नहीं है। मेटल से मतलब ये सब मेटेलिक फॉर्म में आ गए, जिनको आप सबने किसी ना किसी रूप में ढला हुआ देखा है। आसान भाषा में यह समझा जाए कि अगर मान लीजिए कि ये मेरे पास पानी की बोतल है ना? तो ये कॉपर बोतल है ना? तांबे की बोतल है। अब इस तांबे की बोतल में हालांकि पानी से पानी पीने की याद आ गई, ये एक निश्चित रूप में ढली हुई बोतल है ना? अच्छा, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक काम करो, माइका जो काम में लेते हैं ना, अपने टीन शेड बनाने के काम में लेते हैं, मैं दिखाऊंगा, है ना? जो क्या कहते हैं, आप उसको कैसे समझेंगे, दिखाऊंगा। चद्दरें बनती हैं इसकी, सॉल्ट, नमक, पोटाश, सल्फर, ग्रेनाइट। मैंने कहा इनका बर्तन बना दो मेरे लिए, बना नहीं पाओगे, रूप में ढाल नहीं पाओगे। अरे सर क्या बात कर रहे हो, मूर्तियां बना लेते हैं हम लोग, मूर्ति बनाकर दूसरे रूप में ढाल दो, मान जाऊंगा। एक बार बना दिया, मान लीजिए आपने ग्रेनाइट की एक बढ़िया सी मूर्ति बना दी। सर आपने देखा यहाँ पे ग्रेनाइट लिखा हुआ है, मार्बल लिखा हुआ है, मूर्ति तो सारी इसी से बनती है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैंने कहा अब मेरा कहना मानो, इस मूर्ति में जितना भी पत्थर लगा हुआ है ना, इसको बदलो और इसे अब दूसरे रूप में बदल दो। मैं कहना भूल जाऊंगा,
लेकिन अगर मैंने ये मेटल आपको दिया और इसको कहा कि इसको दूसरे रूप में बदल दो, तो इसको कूट पीट कर आप दूसरे रूप में बदल सकते हैं। इसको गलाकर मूल रूप में ले जाकर जिस भी ढांचे में ढालेंगे, जिस भी सांचे में ढालेंगे, उस रूप में आप इसे ले जा सकते हैं। क्या आप मेरी बात समझ गए? कहने का मतलब क्या हुआ? नॉन मेटेलिक और मेटेलिक का सबसे बड़ा अंतर, जिनसे आकृतियां बनाई जा सके। अगर आपको अभी भी यह समझ में नहीं आए कि यार मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा मेटेलिक और नॉन मेटेलिक क्या है, मेरे लिए तो हर चीज ही अजूबा है, तो आसान भाषा में खुद को समझा लो कि जिनका पहले तो रूप ढाला जा सके और ढले हुए रूप से कोई और चीज बनाई जा सके, वो सब मेटेलिक है। आसान है। अब नॉन मेटेलिक, जिन्हें पहले तो रूप में ढालना मुश्किल हो और ढल जाए तो फिर उसको बदल के दूसरे रूप में पहुंचाना मुश्किल हो, नॉन मेटेलिक। अब बहुत आसान हो गया होगा। एक बार थम्स अप कर दीजिए कि आपको यह बात समझ में आ रही है। रणधीर, मैं डिफेंस पर्सन हूं, पेन ड्राइव कोर्स ले आइए हमारे लिए। रणधीर जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं और मुझे आप ही की वजह से इस प्रकार की आइडिया मिला है कि ये पेन ड्राइव कोर्स भी लाए जा सकते हैं। एक बार जब हमारे कोर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो संभवतया हम इस बारे में विचार करेंगे। अभी तक क्योंकि पेन ड्राइव के लिए पहले रिकॉर्डिंग्स करानी पड़ेंगी, मेरे पास रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन हां, संभवतया अगर ऐसा हुआ तो आगे चल के हम ये भी विचार कर लेंगे। ठीक है? ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? मेटेलिक और नॉन मेटेलिक अच्छे से समझ में आ गया? क्लियर हो गया ना? क्लियर? चलिए, अच्छा, हां, पवन, स्टील डजंट हैव मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। यस, क्योंकि उसकी बॉन्डिंग में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इनके साथ बॉन्डिंग में काम आ गए। हिमांशी, दीपक सर की हिस्ट्री की क्लास क्यों नहीं हो रही? बेटा, उनकी क्लासेस में सर को मैंने बोला है कि एक बार आप इंग्लिश टर्मिनोलॉजी तैयार कर लीजिए, तो वो इंग्लिश टर्मिनोलॉजी तैयार कर रहे हैं। जैसे ही तैयार हो जाएंगी उनकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। ठीक है? पॉलिटी के भी हैंड रिटन नोट्स आएंगे सौरभ, बिल्कुल आएंगे, है ना? आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आ गया? नॉन मेटेलिक क्लियर हो गया, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक का डाउट खत्म। ठीक है, अब एनर्जी मिनरल पर चलते हैं। एनर्जी मिनरल, जिससे ऊर्जा प्राप्त होती हो। ऊर्जा कोयले से, पेट्रोलियम से, नेचुरल गैस से, ये तो कोई बताने वाली बात नहीं, आप नींद में भी बता दोगे। ठीक है, तो मिनरल्स का क्लासिफिकेशन समझ में आ गया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम एंट्री करते हैं आयरन ओर के अंदर। सबसे पहले जब चर्चा हो रही है तो आयरन के बारे में रासायनिक रूप से जानते हैं तो आयरन कुछ Fe लिखा जाता है। ऊपर की तरफ लिखी हुई संख्या एटॉमिक नंबर है, नीचे की तरफ लिखी हुई, ये साइड में लिखी हुई संख्या एटॉमिक वेट है, ये इसका सिंबल है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d6 4s2 है, जो केमिस्ट्री के अंदर आपने पढ़ा होगा। नाम इसका आयरन है। फिजिकल स्टेट ये सॉलिड में पाया जाता है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर इसका इस प्रकार से है। ये सब ठीक है ना? अच्छा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्या है लौह खनिज? लोहे के अगर हम बात करें तो लौह अयस्क, भारत में उच्च गुणवत्ता के लौह अयस्क के भंडार मिलते हैं। ये भंडार मुख्यतया धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मिलते हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, धारवाड़ कौन से राज्य का जिला है? देखिए, मैं बड़ा सीक्वेंस में आपको पढ़ाया हूं। पहले प्लेट्यूज पढ़ाए, फिर रॉक्स पढ़ाई और फिर मिनरल्स में लेके गया। मैंने सीधा कहा था कि मिनरल्स आपके लिए बहुत आसान होंगे। लोगों के लिए मिनरल्स याद करना बहुत ही चैलेंजिंग काम होता है, आपके लिए सबसे आसान काम होगा, बिकॉज आपने एक एक चीज सीक्वेंस में जानी है और मैं धड़ाधड़ निकालता हुआ चला जाऊंगा। ठीक है? चंद्रकला कुमारी, सर आप मेरा कमेंट क्यों नहीं लेते हैं? चंद्रकला कुमारी, क्योंकि मुझे कमेंट आपके लेने से गुदगुदी होती है। जब पावली हो, मैं कमेंट लेने के लिए खड़ा हूं, मैं पढ़ाने के लिए खड़ा हूं। बाकी टाइम तो मेरा चेहरा कैमरे की तरफ है ना। और तुम्हारा कमेंट कब निकल गया? कैमरे में आ रहा है तुम्हारा कमेंट। चंद्रकला, नाम चंद्रकला है, बात बेवकूफी की कर रही हो। कैमरे में जब देख रहा हूं तो मेरे आगे कमेंट चल रहा है क्या? जब मैं इधर देख रहा हूं पता चले कमेंट ऊपर निकल गया, और फिर कमेंट का जवाब देने के लिए बैठा हूं तो बता दो, फिर कमेंट ले लेता हूं। फिर तो क्लास पढ़ाने का मतलब ही क्या है? और तुम कमेंट में ऐसा क्या पूछ लोगी? यही तो चेक करोगी ना, सर ने मेरा कमेंट देखा कि नहीं देखा, मेरे पैसे सही जगह गए कि नहीं गए। तुम पढ़ने आई हो, चुपचाप बैठ के पढ़ो। ठीक है? पढ़ने का काम है। जिस दिन सेलेक्ट हो जाओगी उस दिन आना, तुम्हें भी कैमरे के बगल में खड़ा कर लेंगे, बताएंगे कि ये चंद्रकला कुमारी है। ठीक है? हाँ भाई,
कर्नाटका बताया था, एक बालक लिख रहा है राजस्थान। अब ऐसे बच्चों को ना कैमरे में घुस के कूटने का मन करता है। बताया था कल, कर्नाटक के अंदर एक जिला है धारवाड़, उस धारवाड़ के नाम पर धारवाड़ क्रम की चट्टानें बताई हमने। तो इसका मतलब भारत के अंदर जहां जहां धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं वहां लोहा पाया जाता है। तो कल वाला जो चट्टान वाला चैप्टर है एक बार ढंग से रिवाइज करना, उसमें धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहां कहां मिलती हैं ये भी मैंने आपको मैप पे दिखाया था कि भाई देखो यहां यहां धारवाड़ क्रम की चट्टानें मिलती हैं, तो एक बार उन्हें भी चेक कर लेना। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर चलते हैं हम इनके 4 प्रमुख प्रकार के अयस्क पर। यानी अयस्क क्या है? अयस्क जो खान में से निकल कर आएगा, दैट इज ओर। वो कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का है। 4 प्रकार क्यों बताए भाई? ग्रेडिंग कर दी। ग्रेडिंग मतलब कभी आप लोग फल की दुकान पर अगर गए हों, फल खरीदने गए हों, तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, वहां पर बड़ा ग्रेडिंग करके सब्जियां रखी जाती हैं, फल रखे जाते हैं। और एप्पल के साथ तो गजब ही होता है। एप्पल लेकर के 100 रुपए किलो से 80 रुपए किलो से 500 रुपए किलो तक के रखा हुआ होता है। वो किसी अच्छी दुकान पर पहुंच जाओ तो वो और भी महंगे टिका देगा। सर ये 100 रुपए किलो, 180 रुपए किलो, 250 रुपए किलो, 350 रुपए किलो, 500 रुपए किलो। आप कहेंगे A4 एप्पल? बोले हाँ सर ये A4 एप्पल है। भाई विशेषता बताता जा। सर इसमें से देखो लोकल एप्पल है, थोड़ा स्वाद इसका बेर जैसा आता है, इसके स्वाद में सर हल्की सी खटाई है, इसके स्वाद में सर अलग ही मतलब स्ट्रेंज फील आएगी। आपको ऐसा फीलिंग आएगा जैसे मिंट खा लिया है। अच्छा इसमें सर ये खराब ही नहीं होता, फ्रेश। ये तो सर न्यूजीलैंड का है इसलिए महंगा है। ये लीजिए। एप्पल के 5 प्रकार है, तो एप्पल ही ना, ऐसे ही लोहे के साथ है, निकलेगा तो लोहा ही, लेकिन उनमें लोहे की जो मात्रा है ना उसके आधार पर इसे विभक्त किया गया है। जैसे मैग्नेटाइट में 70% लोहा पाया जाता है, ओर में जो गड्ढा खोद के निकाला उसके अंदर 70% कोयला, 70% लोहा है। यानी उसे जब आप पिघलाएंगे तो 70% मात्रा उसमें लोहे की निकलेगी। सर ये तो अच्छी चीज है, ऑब्वियस ही बात अच्छी है, इसीलिए तो मैग्नेटाइट की सबसे ज्यादा डिमांड होती है। तो मैग्नेटाइट की जो सबसे ज्यादा डिमांड होती है, और भारत में जो कुल लोहा पाया जाता है उसमें से 25% लोहे के भंडार मैग्नेटाइट प्रकार के हैं। ठीक है, मुख्यतया ये दक्षिण भारत के जो 5 राज्य हैं जो धारवाड़ क्रम में काउंट होते हैं उनमें पाए जाते हैं, लेकिन राजस्थान और गोवा में भी ये मैग्नेटाइट प्रकार का लोहा पाया जाता है। ठीक है, ये एक बेसिक जानकारी रख ली। फिर हेमेटाइट 60% जिसमें लोहा मिले, यानी 40% कचरा। तुलनात्मक रूप से यह सबसे अच्छा है क्योंकि 70% इसमें लोहे की मात्रा है, इसमें 60% लोहे की मात्रा है। लेकिन भारत में जो 75% लोहे के भंडार हैं वो इसी प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, ये मुख्यतया उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक में पाए जाते हैं। अब आपका दिमाग फिर भन्ना गया, 1 मिनट सर दक्षिण भारत में नहीं आता कर्नाटक है, कर्नाटक के अंदर ये आपका ये नहीं आता, धारवाड़ नहीं आएगा, ये सब उस तरफ ही आएगा। फिर आप ये क्यों बोल रहे हो हेमेटाइट भी वही मिलता है? मैंने कहा शांत गदाधारी भीम, हेमेटाइट की कोई दुश्मनी नहीं है मैग्नेटाइट से कि जहां मैग्नेटाइट मिलेगा वहां हेमेटाइट नाराज हो जाएगा। क्या सब्जी वाला अपनी थैली पर रखे हुए फलों को मिक्स करके नहीं बेच सकता क्या? 4 कश्मीर के उठाए, 4 नागपुर के उठाए, मिलाकर मिक्स किए, बोले साहब ये अपने आप में वैरायटी है, ये खट्टा मीठा है सर, एक खाएंगे खट्टा लगेगा, एक खाएंगे मीठा लगेगा, अलग वैरायटी है सर, निकाल दी। माइंस के साथ भी यही है, हो सकता है मैग्नेटाइट हेमेटाइट एक साथ में मिल जाए, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो इस प्रकार से हेमेटाइट आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। क्लियर हो गया? तो परसेंटेज और परसेंटेज के हिसाब से उसका पाया जाना क्लियर होना चाहिए। बाकी 2 प्रकार और भी हैं जिनमें से लेमोनाइट और सिडेराइट है। आप इनको मात्रा के आधार पर ध्यान रख लें, 40-50%, 40%। याद क्या रखना है? ये तो 4 प्रकार हैं, अगर कुछ भी याद ना हो, जैसे कोयले के 4 प्रकार आप याद करते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पीट और लिग्नाइट, 4 प्रकार के आप कोयले के प्रकार याद करते हैं, उसमें कार्बन की मात्रा के आधार पर ऐसे ही लोहे के 4 प्रकार याद रखिए, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। कई बार 1 डे एग्जामिनेशन में इन चारों को घटते हुए लोहे की मात्रा के आधार पर व्यवस्थित करने के लिए पूछ लिया जाता है। कई बार यह पूछ लिया जाता है कि सिडेराइट इज ए टाइप ऑफ, अब नीचे ऑप्शन दे दिया कोयला, लोहा, मैग्नीज और एल्यूमिनियम।
हम कंफ्यूज हो रहे हैं सिडेराइट क्या होता है, सिडेराइट क्या होता है। तो सिडेराइट जो है इज एन ओर ऑफ आयरन, है ना। तो ऐसी स्थिति में ये चारों नाम आपके पास अच्छे से याद हो, भविष्य में कभी पूछा जाए तो आप कंफ्यूज ना हो। जैसे कि यूरेनियम के लिए पिच ब्लेंड नाम से अयस्क पाया जाता है, ऐसे ही लोहे के लिए सिडेराइट नाम से अयस्क पाया जाता है। दिमाग में ये याद रहना चाहिए। कल को पूछो व्हाट इज पिच ब्लेंड, सर यूरेनियम तो पता है, पिच ब्लेंड नहीं पता क्या होता है। अरे तो पिच ब्लेंड में ही यूरेनियम मिलता है। ये जो चीज याद कर, व्हाट इज बॉक्साइड, सर एल्यूमिनियम तो पता है, बॉक्साइड नहीं पता। तो बॉक्साइड में तो मिलता है एल्यूमिनियम मेरे भाई। कहने का अर्थ क्या हुआ कि वो जो और है ना उसका नाम है ये सिडेराइट। तो आपसे क्या पूछा जा सकता है, चारों को क्रम में व्यवस्थित करिए, नंबर 1। दूसरा क्या पूछा जा सकता है, कई बार सीधा देकर पूछ लिया कि इनमें से ये कौन सा है। ये तो था अब तक का। इसके बाद जब आप किसी अच्छे एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो वहां क्या पूछा जाता है वो जानिए। वहां पूछा जाता है कि कौन से क्षेत्र में कौन सी जगह खास है। उदाहरण के लिए अगर हम लौह अयस्क की मुख्य पेटियां या प्रमुख स्थान बात करें तो आप इधर की तरफ देखिए। आप यहां पर देख रहे हैं गोवा, इधर की तरफ देख रहे हैं आप, ये तो महाराष्ट्र और ये छोटा सा क्षेत्र गोवा। इधर आप देख रहे हैं कुद्रेमुख सेक्टर, कहां पर, कर्नाटक के अंदर। कर्नाटका बेलारी हॉस्पेट सेक्टर, यहां पर बिल्कुल कर्नाटक के और आंध्रा के बॉर्डर पर। ऐसे ही छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र सेक्टर यहां पर आपको दिखाई पड़ रहा है। झारखंड और उड़ीसा सेक्टर ये, यानी कि आयरन और उसके डिपॉजिट भारत में प्रमुखतया कहां पाए जाते हैं। अब देखिए, यदि आप में से कोई विद्यार्थी स्टेट पीसीएस लेवल की तैयारी कर रहा है तो वो क्या करेगा, जल्दी से मैप बनाएगा। कैसे बनाएगा, कुछ नहीं है, बस यूं करा, खींचा और खींच करके ये भारत का मैप बना दिया। इतनी जल्दी बनाना है। हमारे जितने भी हैंड रिटन नोट्स है ना, उन सब में भी हमने आप लोगों के लिए हैंडमेड नोट्स इसीलिए डलवाए हैं। हम चाहते तो उस जगह बहुत ही खूबसूरत सा मैप बनाकर पेस्ट कर देते। हैंड रिटन नोट्स क्यों बनवाए, ताकि आपको यह पता चले ये हाथ से बनाए गए हैं तो हमें भी हाथ से बनाने हैं। पेपर में जब राइटिंग करने जाते हैं तो हाथ के मैप चाहिए होते हैं, वहां पर आप अपनी जेब से खरीद के मैप लेकर नहीं जाते हैं, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए, यहां गुजरात है, यहां महाराष्ट्र है, यहां गोवा है, यहां कर्नाटक है, यहां केरल है, यहां तमिलनाडु है, यहां आंध्र प्रदेश है, यहां तेलंगाना है, यहां पर उड़ीसा है, यहां छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल है, यहां पर मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, और यहां पर उठा करके क्या कहते हैं इसको, बिहार है, ऊपर की तरफ यूपी है। दिमाग में पिक्चर होनी चाहिए। पिक्चर है तो फिर आप क्या करेंगे, तुरंत यहां पर गोला बनाया, गुजरात है, यहां महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में एक मार्क किया, गोवा में एक मार्क किया, यहां पर एक मार्क किया, यहां पर एक मार्क किया, यहां पर खट से सारी जगह खींच के लिख दी। महाराष्ट्र, गोवा, इधर की तरफ उठा दिया बेल्लारी, ये क्या बोलते हैं आपका कुद्रेमुख उठा दिया, बेल्लारी हॉट स्पॉट उठा दिया, उड़ीसा, झारखंड, और ये उठा दिया, खट से मार्क किया और साइड में लिख दिया। 10 नंबर के पेपर में मुश्किल से 2 मिनट में मैप खींचा, डायग्राम बनाए, पुट किया, आंसर तैयार। और फिर बगल में सुंदर सुंदर राइटिंग में ये लिखकर चले आए, क्या, उड़ीसा झारखंड पेटी में लोहा मिलता है, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी में लोहा मिलता है, महाराष्ट्र गोवा पेटी में लोहा मिलता है, बेलारी चित्रदुर्ग चिकमंगलुरु और टुकमुर पेटी के अंदर लोहा मिलता है। मास्टर राजी, आप भी राजी? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? थैंक यू हिमांशु, क्लियर हो गया सबको, थैंक यू सो मच। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है क्या करना है। देखिए 2 बातें हैं, मैं आपको वो तरीका भी दे सकता हूं जो कि ल्यूसेंट में लिखा हुआ है। बेटा लोहे की ये 4 खाने याद कर लो, याद करोगे भूल जाओगे, लेकिन जो आज आपने समझ विकसित की है ना अपने दिमाग में, ये जो माइंस और मिनरल्स को लेकर समझ विकसित की है, मैं यकीनन बता रहा हूं कि एक दिन आपको ये सबसे अच्छा चैप्टर लगने लगेगा कि मेरी पसंदीदा चैप्टर कौन सा है, तो मिनरल्स है भैया अपना। तो क्यों पसंद है, क्योंकि आप पता है क्या करना है, सीधा है, याद करना है, रटने बैठना है, प्रिंट निकाले, रटा, एक दिन में रट के साइड होना है। बिना रटे अगर आप सोचते हैं कि आप उस्ताद बन जाएंगे, देखिए इस दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम जो विद्यार्थियों को लगता है कि इंटेलिजेंट बच्चा क्या होता है। देखिए मैं खूब टॉपर रहा, गोल्ड मेडलिस्ट रहा, खूब अच्छे से सिविल सर्विसेज में 2-2 बार एग्जाम क्वालिफाई करके सर्विस में रहा, सब कुछ है। मुझे देखकर एक आम व्यक्ति क्या सोचता है, यार पढ़ने में होनहार था, इंटेलिजेंट था, हो गया इसका। नहीं भाई, मैं होनहार भी नहीं था, मैं इंटेलिजेंट भी नहीं था। मैं चीजें जो याद करता था उन्हें रट भी लेता था कि भाई रटो अब इसे। पहला काम समझने का है, हमने समझ लिया, हमने माइन समझ लिया, मिनरल समझ लिया, कहां मिलता है ये समझ लिया, क्यों मिलता है ये समझ लिया, टाइप समझ लिए। अंत में तो लिखते समय काम हमारा याद किया हुआ ही आएगा।
तो समझ के बाद याद करना जरूरी है। कोई भी चीज अगर आपने पढ़ी और उसे याद नहीं किया तो वो वेस्टेज है। सुनने में तो हर चीज कर्ण प्रिय लगेगी, आपको हर चीज ऐसी लगेगी आहा सब याद हो गया, लेकिन वो जब आप याद करोगे ना प्रभु, तब जाकर के आपको वो काम की मिलेगी। यानी मिनरल चैप्टर मिल गया तो आप मिनरल को उठाइए, रट्टा मार दीजिए, पूरी एक एक चीज दिमाग में छाप लीजिए और किताब बंद करके कॉपी में लिख लीजिए। दैट इज स्टडी। सुनना स्टडी नहीं है। सुनना तो केवल समझने के लिए जरूरी है। जो मैं आपका काम करा रहा हूं यह आपका डर निकालेगा, यह आपको सब्जेक्ट के प्रति स्नेह भाव से नजदीक लेकर जाएगा। लेकिन आप जब तक रटेंगे नहीं, आप परीक्षा में कुछ परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। बाद में मुझे गंदा बुरा भला बुरा कहेंगे, आपने पढ़ाया था हमारे याद ही नहीं हुआ, हम क्या करें। तो वो आपके ऊपर है ना। तो उम्मीद है कि आप इस चीज को अच्छे से समझ पाए, है ना। तो इस चीज को आप कर पाएंगे। हाँ, अंशी का आपके ऊपर है बेटा, पीडीएफ से नोट्स बनाए। बाकी ये सारी चीजें जो है मैं भी मतलब आपको लिखित में भी भेजूंगा, लेकिन वो जब तक आएंगी उससे पहले तो आप इन्हीं को, ये सारा का सारा कंटेंट हम अभी डालेंगे तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकलवा लीजिएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अच्छा, तो ये हमने बता दिया कहां पे क्या है। इसके बाद में अगर हम देश के अंदर लार्जेस्ट माइन ओर्स की बात करें, कहां कहां पर लार्जेस्ट मात्रा पाई जाती है, जैसे मैग्नेटाइट सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा तो कर्नाटक में, क्योंकि धारवाड़ क्रम की चट्टानें कर्नाटक में ही है। उसके बाद आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, गोवा इस परसेंटेज में पाया जाता है ना। हेमेटाइट कहां पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा उड़ीसा, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, फिर कर्नाटक और फिर गोवा में पाया जाता है। ठीक है ना। आयरन ओर के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर राज्य कौन से हैं, तो उड़ीसा में सबसे ज्यादा आयरन निकलता है। कौन सा वाला है वो उड़ीसा में जो निकल रहा है, हेमेटाइट प्रकार का निकल रहा है। उसके बाद में झारखंड में निकल रहा है। तो देखिए उड़ीसा के अंदर नंबर 1 पर प्रोड्यूस, फिर छत्तीसगढ़ के अंदर 16% हमारी जरूरत का, कर्नाटक में 14% हमारी जरूरत का। अब दिमाग आपका फिर भन्ना गया, सर एक मिनट दिमाग कंफ्यूज हो गया। हमने कहा कैसे कंफ्यूज हो गया, यहां 72% है तो यहां से सबसे ज्यादा क्यों नहीं निकलता। मैंने कहा सवाल तो सही है। मैंने कहा एक कैलकुलेशन करें, बोले बताओ। हमने कहा कुल मिलाकर जो लोहा था उसमें 25% मैग्नेटाइट था और 75% कुल भारत में प्राप्त जो लोहा है उसका हेमेटाइट था। ठीक है, बोले ठीक है। मैंने कहा इस 25% का 72%, इस 25 का 72%, यानी कि भारत के अंदर प्राप्त जो कुल है उसका 15% कहां मिल रहा है, कर्नाटक में। भाई 25 का 15 मतलब 72% कितना हुआ, इतना ही हुआ लगभग 15%। टोटल भारत का 15% हुआ, ये लोहा मिल गया। अच्छा, ये 75% है, 75% है भारत में पाए जाने वाले लोहे का, उसका 34% उड़ीसा में मिल रहा है। मतलब 7 दूनी 14, 7 तिया 21, लगभग 22%। यानी भारत में पाए जाने वाले कुल लोहे का 22% हेमेटाइट है। तो भारत में 22% लोहा अगर टोटल कैटेगराइज किया जाए, कैटेगरी हटा दो वैसे, पर परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा लोहा कहां मिलता है, अगर ये बेसिक सवाल पूछ लिया जाए तो वो उड़ीसा में मिलता है। दिखने में क्या लग रहा है, 34% ही तो मिलता है। अरे महाराज, हेमेटाइट का 34% है और हेमेटाइट भारत में 75% है। हमको याद नहीं है सड़ को याद नहीं है तो यहां से याद करिए। हेमेटाइट भारत में 75% है, भारत में मैग्नेटाइट 25% ही है। उस 25% का 75% अगर यहां मिल रहा है आपके कर्नाटक में, तो कौन सा रॉकेट साइंस है भाई। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अरे बोलो महाराज, बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है, दिमाग में जा रहा है। मतलब कई बार क्या होता है ना, सर हमारे तो कंफ्यूजन हो गया, ये 34% है, ये टॉपर है, आपने कहा सबसे ज्यादा उड़ीसा में पैदा होता है, हमारे तो समझ में नहीं आ रहा सर कैसे होता है सर, है। फिर आपने ये 22% कह दिया सर, 7 दूनी 14, ये 7.5% है, यहाँ छत्तीसगढ़ 22% है, 75 का 22, लगभग 7 दूनी 14, 15% ये भी है सर। 15% भारत के कुल पैदा होने का यहां भी है और यहां भी है। झारखंड सर लगभग 15% ये भी है। मैं कहा बिल्कुल है, इसी क्रम को आप यहां देख रहे हो। उड़ीसा सबसे ऊपर, फिर छत्तीसगढ़, फिर कर्नाटक, फिर झारखंड, ऑलमोस्ट आगे पीछे तो है ये सब। केवल
सेंस लगाने की जरूरत थी, साइंस नहीं, सेंस। सिंपल रीजनिंग है ये। आ गई बात समझ में? घबराओगे तो नहीं? क्लियर हो गया? उड़ीसा कैसे ऊपर निकला, है ना? आयरन मतलब सबसे ज्यादा उड़ीसा में कैसे पैदा होता है, समझ में आ गया? ठीक है। अब लार्जेस्ट वैल्यू प्रोडक्शन, ऑब्वियसली बात है, जब जहां ज्यादा होगा तो वैल्यू प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा। कई बार पेपर में आपसे यह चीज भी पूछ ली जाती है कि क्रम में व्यवस्थित करिए, भारत में सबसे ज्यादा आयरन कहां पैदा होता है। तो आयरन की पैदावार के आधार पर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड, ये आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो भैया आयरन पर ही आज हम रोक रहे हैं। आपसे गुजारिश करेंगे कि कल एक बार मैंगनीज आप पढ़ करके आएंगे और थोड़ा बहुत आगे तक का भी जो लोह अयस्क है ना, ये आप पढ़कर आएंगे। कल आपसे पूछते पूछते फिर आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन के साथ साथ मैं पूरा कंटेंट आपको अभी की अभी डलवा दे रहा हूं, आप इसे करके आइएगा। कल फिर मिलते हैं। ठीक है साहब, कराएंगे? कर लेंगे या नहीं कर लेंगे? कर लेंगे ना? ठीक है, मैं आपको अभी डलवा दे रहा हूं। ठीक है, ऑल गुड? बिल्कुल आलोक, बिल्कुल मिलना, अलवर में मिलना आप, है ना? डन। चलिए, अपना ख्याल रखिए, फिर मुलाकात करते हैं आप सबसे, है ना? टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, अगर किसी को चाहिए अपने ज्योग्राफी के नोट्स, तो अपन ने जो अपना एप्लीकेशन वाला पोर्शन है वो केवल ज्योग्राफी के आप लोगों के लिए निकाले हैं, क्योंकि ज्योग्राफी आप लोगों ने इतना लंबा चौड़ा पढ़ लिया है कि आपको पता होना जरूरी है। इसलिए हमने ज्योग्राफी आपके लिए डेडिकेटेडली वहां डाल दिया है। अपना जो एप्लीकेशन है ना, उसके बगल में हैंड रिटन एप्लीकेशन का ऑप्शन है, वहीं पर ही ज्योग्राफी का ऑप्शन भी दिया है हमने, आप वहां पर ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, ख्याल रखें अपना, बाय बाय।